अमन कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग। अनुराग कुमार कह रहे हैं गुड इवनिंग। बलराम बघेल कह रहे हैं नमस्ते। आशीष हिवरले, क्या नाम है भाई इनका, हिवरले। अजय कुमार, बलराम बघेल, अजीत कुमार वर्मा, रागेंद्र, नीरज कुमार मंडल और अनिल, सपना, निखिल इंदौर की धरती से प्रणाम कह रहे हैं। गुलाब सन, भाई नाम भी तुम खतरनाक खतरनाक रखे हो सारे के सारे बच्चे। शशांक, कविता, पंकज, श्री। चलो सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन के। अभी आपको हम यूनिट्स एंड डायमेंशन के क्वेश्चन कराएंगे पीडीएफ से, ठीक है। तो मात्रक और विमा जो चैप्टर हमारा है, इसके हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगा आज। तो अगर किसी बच्चे ने ये क्लास नहीं पढ़ी है यूनिट और डायमेंशन की, तो उसे कुछ भी हवा नहीं आएगी। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सबसे पहले आप पीछे की क्लास देखकर आए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो श्याम कानू गुप्ता जी, राजकमल प्रजापत, पंकज कुमार, इन सबको नमस्कार करते हुए आज का रंगारंग कार्यक्रम हम कर रहे हैं शुरू। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसने कहा है कि हाउ आर द न्यूमेरिकल वैल्यू एन एंड यूनिट एन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड। एक भौतिक मात्रा के संख्यात्मक मान एन और इकाई यू किस प्रकार संबंधित है। तो कह रहा है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भौतिक राशि है। तो आपको मैंने बताया था बेटा, फिजिकल क्वांटिटी होती है, भौतिक राशियां होती हैं जिनकी आप नाप तोल कर सको। अब जैसे मान लो कि मैंने कहा कि भाई फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो कि मैंने टाइम ले लिया और मैंने कहा कि आज की जो क्लास हम 2 घंटे पढ़ेंगे, 2 आवर्स। तो कह रहा है कि जो कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, संख्यात्मक मान। जैसे यहाँ पे लिखा 2, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है। और एक बेटा यहाँ पे लिखिए यूनिट, मात्रक लिखा हमने यहाँ पे आवर्स घंटे में। तो कह रहा है कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो यूनिट है यू, ये आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज देखना, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास में एक फिजिकल क्वांटिटी है टाइम, तो टाइम मैंने कहा कि भाई आज की क्लास चलेगी 2 घंटे, ठीक। लेकिन अगर मैं इस 2 घंटे को अगर मैं कम करूं, इस घंटे को मैं मिनट में बदल लूं, तो आप कहेंगे सर 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 2 घंटे में हो जाएंगे 120 मिनट। यानी कि जैसे मैंने घंटे के मुकाबले छोटी यूनिट यूज की, भाई टाइम में घंटा तो बहुत बड़ा समय होता है और मिनट 1 मिनट तो बहुत जल्दी हो जाएगी, घंटे में टाइम लगेगा। तो जैसे ही मैंने यूनिट को छोटा कर दिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई। यानी कि अगर मैं कहूं कि 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर है, 1000 मीटर के। यानी किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, मीटर तो छोटा से होता है। यानी कि जैसे मैंने यूनिट छोटी करी वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई। यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये और ये जो यूनिट है, ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत क्रमानुपाती। अगर यानी कि आप बड़ी यूनिट यूज करेंगे, आप लंबाई के लिए यूज करेंगे, किलोमीटर मील का यूज करेंगे, तो जितनी बड़ी यूनिट यूज करेंगे तो साथ में छोटा नंबर आएगा। भाई 1 किलोमीटर 1 ही आ रहा है, लेकिन जब मैं छोटी यूनिट लूंगा, किलोमीटर यहाँ ले लूं मीटर, तो 1000 आ जाएगा। यानी छोटी यूनिट यूज करते ही नंबर बड़ा बन जाएगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे मैं बड़े की तरफ पाऊंगा तो वैल्यू छोटी होती रहेगी, छोटी की तरफ पाऊंगा तो बड़ी। जैसे इसे समझने के लिए एक आसान एग्जांपल लेते हैं हम, इससे आप बढ़िया समझ जाओगे। भाई मैंने कहा कि मेरे पास, अगर आपसे कहूं मैं कि एक तारेस की लंबाई है 1 मीटर की, इसी को अगर मैं सेंटीमीटर में बदलूं, तो आपको पता है कि मीटर के मुकाबले सेंटीमीटर छोटा होता है, तो 100 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन अगर मैं यही 1 मीटर को मिलीमीटर में लिखूं तो 1000 मिलीमीटर आएगा। तो आपने क्या देखा, मीटर मान लो कि इतना बड़ा है तो सेंटीमीटर तो इतना सही होगा और मिलीमीटर और भी छोटा होगा। तो जैसे मैं मीटर से आ रहा हूं, सेंटीमीटर और छोटा कर रहा हूं मिलीमीटर, तो जैसे जैसे यूनिट छोटी हो रही है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है। 1 से हो गया 100, 100 से हो गया 1000। यानी जितनी छोटी यूनिट होगी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी बड़ी होगी। तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। अब ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? जो पहले ए लिख रहे थे, इस बात को समझ गए आप कि जैसे मैं यूनिट छोटी लूंगा, मीटर से मैं सेंटीमीटर पे आया, मिलीमीटर पे आया, नैनोमीटर पे आया, पीको पे आया, एंगस्ट्रोम पर आया, जैसे जैसे मैं छोटे की तरफ जाऊंगा वैल्यू लगातार बढ़ती चली जाएंगी। समझ रहे बात को? जैसे मैं कहूं कि मेरे पास 1 रुपया है, लेकिन मैं रुपए से आ जाऊं पैसे पे, तो मैं कहूंगा 100 पैसे हैं। तो ऐसे छोटी वैल्यू पे आऊंगा, छोटी यूनिट पे आऊंगा, रुपए से आया मैं पैसे पे, तो वैल्यू भी 1 से 100 हो गई। तो जितनी छोटी यूनिट होगी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। यानी कि दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत क्रमानुपाती हैं। इसका जो आंसर बनेगा हमारे पास में वो बनेगा सी ऑप्शन। 1-2 बच्चे मैं देख रहा हूं कि इसका आंसर ए भी बता रहे थे, उनका गलत था।
यहां तक की बात क्लियर है? अगर ये क्लियर है तभी आगे बढ़ूंगा मैं क्लास में। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में डायरेक्ट कराया था, देखता हूं कितने बच्चे पढ़ के आ रहे हैं। ये करना। ये करो। कह रहा है कि प्लांक कांस्टेंट हैज द डायमेंशन ऑफ, प्लांक नियतांक का विमेय सूत्र जो है वो किसके डायमेंशनल फॉर्मूले से सेम बनता है? क्वेश्चन का नंबर जो लिखना पहले 4, फिर आगे लिखना ABCD। क्या हो गया? कमेंट आने बंद हो गए, क्या हो गया? रिफ्रेश करके देखते हैं। क्लास तो नहीं रुक गई कहीं? अच्छा, आ रहे हैं, थोड़ा लेट चल रहे हैं बच्चे लाइव में। उससे पहले निखिल का आंसर हमारे पास में आया। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला प्लांक कांस्टेंट का है, प्लांक नियतांक का है, वही सेम डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो एंगुलर मोमेंटम का भी है। तो एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग और प्लांक कांस्टेंट, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है सेम। याद आ रही है बात? ये देखो, इसका भी आंसर बी बता दिया है अमन कुमार ने और सीलू बाबू ने। नाम भी कितना अच्छा लिखा है, सीलू बाबू। सपना कुमारी का भी गलत है, प्रतीक मौर्य का भी गलत है। देखो भाई, आपको याद हो मैंने कहा था कि जो प्लांक कांस्टेंट होता है इसे हम H से लिखते हैं। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकंड। उसकी हमें जब डायमेंशन निकालनी थी तो हमने क्या कहा था कि बेटा जूल के लिए आपको हमने डायरेक्ट याद कराया था कि जूल के लिए डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट ml² T की पावर -2, और सेकंड के लिए मैंने बताया था कि टी होती है डायमेंशन। तो हमारा क्या बना था? ये ml² T की पावर -1 बना था। लेकिन जो एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग, इसका मात्रक मैंने बताया था होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। तो किलोग्राम के लिए m, मीटर स्क्वायर के लिए l², सेकंड के लिए t। तो t ऊपर जाएगा तो ml² T की पावर -1 बन गया। तो हमने क्लास में प्रूव कराया था ये कि जो प्लांक कांस्टेंट है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml² T की पावर -1 है, और कोणीय संवेग का भी यही है। क्लास रुक रही है सर जी, एक श्री बोल रहा है, और किसी बच्चे ने बोला नहीं क्लास रुक रही है। और हमारे पास में जो है यहाँ पर बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है। वैसे आज जो है ना मोबाइल का नेट स्लो चल रहा है, उस वजह से दिक्कत आ सकती है। वाईफाई नहीं का तो ठीक है, क्योंकि शायद वो जो वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा चल रहा है ना, उस मुद्दे में ना पूरा नेट अभी स्लो किया हुआ है, ताकि ज्यादा रूमर्स ना फैले, इधर उधर लोग ज्यादा सोशल मीडिया पे वीडियोबाजी ना करें। तो कल से आप देखो थोड़ा सा नेट स्लो है जो नेटवर्क वाला है, और ये थोड़ी दिक्कत कर रहा, तो हो सकता है इससे कुछ दिक्कत हो। हालांकि वाईफाई से तो स्पीड सही दिखा रहा है। आज ऑफिस में भी थोड़ी सी स्पीड कमी थी, तो हो सकता है कि इस तरह की कोई दिक्कत हो। अच्छा, अब यहां पर एक क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, ये क्वेश्चन नंबर 5, ये बताओ। राजेंद्र जी कह रहे रुक नहीं रही है, राहुल यादव भी कह रहे नहीं रुक रही है, ऑल ओके है, ठीक है, चलो फिर तो सही है यार। अगर सब ओके है फिर तो कोई बात नहीं, फिर इसी बच्चे के में दिक्कत होगी फिर। ये बार बच्चे क्या करते हैं ना, अपनी गलती नहीं देखते, तुरंत सोच लेते हैं कि सामने इधर से गलती होगी। आपके एंड से तो दिक्कत हो सकती है, ये सारी गलती हमारे से ही होगी। ठीक है, देखो इसे लिखा गया था डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट आर। तो याद करो, मैंने आपको गैस कांस्टेंट जो है मैंने बताया था कि गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.314, और इसकी यूनिट होती है जूल पर मोल केल्विन, मोल केल्विन। ठीक, अगर आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेंगे तो मैंने कहा था कि जूल का हमें बहुत जगह जरूरत पड़ेगी, तो डायरेक्ट याद कराया था मैंने आपको। इसके लिए ml² T की पावर -2, मोल के लिए मैंने कहा था कि डायमेंशन हम मोल ही लिखेंगे, और केल्विन के लिए लिखते हैं हम के या थीटा। तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये ml² T की पावर -2, थीटा की पावर -1, मोल की पावर -1। अब देखो जितने भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं उसमें उसने मोल का यूज नहीं कर रखा,
इसका मतलब क्या है कि अगर मोल का यूज नहीं कर रहा है, यानी कि उसने गैस जो है वो एक मोल मानकर सोल्व किया है, यानी कि मोल की वैल्यू 1 मान ली होगी, तो मोल अगर नहीं लिखा तो बाकी क्या बचा, ml स्क्वायर टी की पावर -2 थीटा की पावर -1, ml स्क्वायर टी की पावर -2 थीटा की पावर -1, यानी इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। ये भी मैंने आपको क्लास में करा रखा है, गैस कांस्टेंट के डायमेंशन। इसका मैं देख रहा हूँ सीलू बाबू और अनुराग कुमार ने गलत कर दिया, बाकी अमन का सही है, साहिल जद्दे का सही है, बलराम बघेल का सही है एकदम, रंजीत यादव का गलत था, ये पंकज कुमार का गलत था। भाई आपने, इसका मतलब है कि जब मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़ाए थे, आपने साथ साथ लिखे नहीं है, केवल आपने वीडियो क्लास को सुना है, इसलिए दिक्कत आ रही है। एक क्वेश्चन है, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मैटर इज अबाउट, 1 किलोग्राम पदार्थ के बराबर ऊर्जा लगभग होती है। अगर कोई पदार्थ 1 किलोग्राम का है तो 1 किलोग्राम मास जो है कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट है। देखो, आपने आइंस्टीन का बड़ा फेमस इक्वेशन पढ़ी है, E इजकल टू mc स्क्वायर, ये सबको पता होगा। यानी कि अगर मेरे पास जो मास है वो कितने एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा, 1 किलो मास कितनी ऊर्जा के बराबर है, वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जब भी मास को एनर्जी में पूछे कितने के इक्विवेलेंट है या एनर्जी को मास के, तो E इक्वल टू mc स्क्वायर हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ देखना, मास कितना दे रखा है आपको, 1 किलोग्राम। यहाँ पर जो C है, C का मतलब यहाँ पे प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो C का मतलब है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक, तो बस अगर आपसे पूछ रहा है कि 1 किलोग्राम मास जो है कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा, और ये लगभग में पूछ रहा है, अबाउट लगभग, तो E इक्वल टू mc स्क्वायर लगाओ। m की वैल्यू 1 किलोग्राम, C की वैल्यू होती है 3 गुणा 10 की पावर 8, C का स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, तो 3 3 9 गुणा 10 की पावर 16। तो बेटा जो 9 है ना, इसे अब से लगभग में पूछा है, तो 9 को मैं लगभग 10 मान सकता हूँ, 10 गुणा 10 की पावर 16, यानी कि लगभग 10 की पावर 17 जूल आ जाएगा, लगभग 10 की पावर 17। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन 16 का भी होता ना, बहुत सारे बच्चे 10 की पावर 16 पर टिक लगा के आ जाते, उसने कहा कि लगभग, तो बेटा 9 गुणा 10 की पावर 16 है, तो इस 9 को हम लगभग 10 मान सकते हैं, तो 10 की पावर 17 बन जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चे का आंसर यहाँ पे C है उसका एकदम ठीक है। ये मास एनर्जी इक्वेशन है, आइंस्टीन की बड़ी फेमस इक्वेशन है, E इक्वल टू mc स्क्वायर, ये सबको पता होगी। तो 1 किलो मास कितने एनर्जी के इक्विवेलेंट है, वो यहां से हमें पता चल गया। ठीक है, तो कुछ बच्चे इसका आंसर बी लिख रहे हैं, उसका बिल्कुल ही गलत है, ये आंसर है इसका। एक क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप ये जरूर करें। अंकिता सिंह, मोल नहीं है, उसके बारे में बात हो चुकी है, अगर मोल नहीं है तो बाकी ऑप्शन देखकर करो। क्या था, आप काफी पीछे चल रहे हो लाइव क्लास में। इसने कहा कि डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इट्स डेंसिटी इन एसआई विल बी, कह रहे किसी पदार्थ का घनत्व 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, एसआई में इसका डेंसिटी क्या होगी। देखो, एसआई सिस्टम में आप सभी को पता है कि हम ग्राम की जगह किलोग्राम का यूज करते हैं, सेंटीमीटर की जगह मीटर का यूज करते हैं, यानी कि वो मेरे से पूछना चाह रहा है कि 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है ये कितने किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। ये आपको ऑप्शन से भी दिख ही रहा है, यानी कि आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बदलना है। तो यहाँ पे लिखा है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, जब हम ग्राम को बेटा किलोग्राम में बदलते हैं तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये पता ना सभी को, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम होता है 10 की पावर 3 ग्राम के बराबर। तो 1 ग्राम किसके बराबर होगा, ये 10 की पावर इधर आके माइनस की हो जाएंगी, तो 1 ग्राम में होते हैं 10 की पावर -3 किलोग्राम। तो जब भी ग्राम का किलोग्राम बनाओ 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और सेंटीमीटर का मीटर बनाने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं यहाँ पे, भाई आपको पता है कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर,
यानी कि 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? 10 की पावर 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा कर दिया। यानी कि जब भी आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ग्राम से किलोग्राम में आएंगे तो 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर से मीटर में आएंगे 10 की पावर माइनस 2 से। तो 10 की पावर माइनस 2 का क्यूब करेंगे 10 की पावर माइनस 6 बन जाएगा। ऊपर जाके 10 की पावर 6 हो जाएंगे, प्लस की 10 की पावर है माइनस की 3, तो 10 की पावर प्लस की 3 बचेंगी। तो 13 गुणा 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, तो 13 गुणा 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आप यहां से काम करना, श्री बरखने, सबका आंसर जा रहा है भाई, ऐसा कुछ नहीं किसी का आंसर ना आ रहा हो, सबका आंसर आ रहा है। देखो एक बात आप डायरेक्ट याद कर लेना कि 1 किलोग्राम, सॉरी, एक बात आप डायरेक्ट याद रखना कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर होता है। यानी कि 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर है। तो जैसे आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से किलोग्राम पर मीटर क्यूब पे आना हो, तो सीधे 1000 की मल्टीप्लाई कर देना, सीधे 1000 की। तो इसका आंसर बनेगा 10वें का बी। ठीक है, तो ये क्लास में हमने आपको पढ़ा रखा है। न्यूटन का जब सेकंड लॉ पढ़ाया था, इसका आंसर मैं देखूं कितने बच्चे सही करेंगे। क्लास में बहुत ही गुने चुने बच्चे आंसर दे रहे हैं। संजय कुमार वर्मा जी दे रहे हैं, पंकज दे रहे हैं, बलराम बघेल, श्याम कुमार गुप्ता, साहिल जपदे, श्री बरखने का आंसर आ रहे हैं, शशांक कुमार कुछ दे रहे हैं हमें आंसर, बीच में अंकिता सिंह, रंजीत, अमन, राजेंद्र ने कुछ आंसर बीच में दिए। हर क्वेश्चन का आंसर बहुत ही कम बच्चों को आ रहा है। और सपना कुमारी क्वेश्चन का नंबर भी लिखो, खाली ABCD मत लिखो, क्वेश्चन पर का नंबर लिखो, फिर आगे लिखना। इसने लिखा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, 1 न्यूटन में कितने डाइन के बराबर होता है। तो मैंने आपको बताया था कि 1 न्यूटन 1 लाख डाइन के बराबर है। हमने इसे क्लास में प्रूफ भी किया था न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ाते समय। तो 1 न्यूटन जो है वो 1 लाख डाइन के बराबर है। ठीक है, एक बेटा इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसने कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसकी पेपर में बहुत आती है, इसका मैं कहूंगा कि रटी लोगे, याद भी कर लेना साथ में। देखो इसने कहा कि श्यानता गुणांक ईटा का वी में सूत्र क्या है। तो शायद मैंने आपकी क्लास में अभी फ्लूइड चैप्टर नहीं पढ़ाया होगा, जिसमें मैं आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ाता हूँ, आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कल का नियम पढ़ाता हूँ, सरफेस टेंशन पढ़ते हैं। तो वहां पर ही आएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक। तो मैं वहां पे बताऊंगा आपको कि जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर में कोई फ्लूइड, कोई द्रव भरा हुआ है, पानी या कोई गैस भरी हुई है। तो किसी कंटेनर में कोई लिक्विड या गैस भरा हुआ हो और उसके अंदर कोई बहुत ही भारी ऑब्जेक्ट लगातार भाग रहा हो, तो वो नीचे की तरफ भागेगा तो उसका वेट mg नीचे की तरफ काम करेगा। भाई मान लो कि आपने पानी में, हवा में बहुत ही भारी लोहे का गोला छोड़ दिया, तो लगातार वो भाग रहा है, तो अपने वेट की वजह से नीचे। लेकिन जब कोई चीज भाग रही होती है किसी फ्लूइड में, तो उस फ्लूइड की जो लेयर है वो उसके मोशन को अपोज करती हैं। जैसे हम जमीन पे चलते हैं तो घर्षण हमारे मोशन को अपोज करता है कि हम आगे जा रहे हैं, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ को लगता है। ऐसे जब कोई वस्तु किसी लिक्विड या गैस में भाग रही होती है, तो इस फ्लूइड की लेयर भी उसकी स्पीड को कम करने की कोशिश करती हैं, तो ऊपर की तरफ को एक बल लगाती है, उसे हम कहते हैं विस्कस फोर्स, श्यान बल। तो एक फोर्स लगता है विस्कस फोर्स, श्यान बल। इसे मैं आपको फ्लूइड चैप्टर में बताऊंगा डिटेल में। श्यान बल लगता है ऊपर की तरफ। बेटा जो विस्कस फोर्स है, इस फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ पे जो आर है वो गोले की रेडियस है, जो गोला भाग रहा है उसकी रेडियस है, यहाँ पे आर रेडियस है, वी उसकी वेलोसिटी है कि कितनी वेलोसिटी से भाग रहा है वो, और ईटा जो है ना, इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि लिक्विड जो आपने लिया है वो कितना गाढ़ा है। अगर लिक्विड बहुत ही गाढ़ा है, मरकरी शहद के जैसा, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर वो पानी के जैसा है तो कम होगी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी श्यानता गुणांक है यहाँ पर। अब उसने मेरे से क्या कहा कि मुझे श्यानता गुणांक का डायमेंशन निकालनी है। तो मैंने कहा था आपसे कि हम डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं।
तो मैंने कहा था कि हम डायमेंशनल फॉर्मूला तभी निकाल सकते हैं जब हमें यूनिट मात्रक पता हो। तो मुझे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का पहले यूनिट मात्रक निकालूंगा इस फॉर्मूले से, फिर डायमेंशन भी निकल जाएगी। अब यहां से देखना, ये जो श्यानता गुणांक है ईटा, ये किसके बराबर आएगा? ये विस्कस फोर्स अपॉन नीचे क्या लिखा है, ये 6 पाई, और ये आरबी भी नीचे चला जाएगा। अब देखो, आप इसकी पहले यूनिट निकालना चाहो तो यूनिट निकाल लो। फोर्स को नापते हैं हम न्यूटन में, 6 न्यूमेरिकल वैल्यू है, पाई भी 22/7 न्यूमेरिकल वैल्यू, इसके लिए कुछ नहीं होगा। रेडियस को हम नापते हैं मीटर में, और वेलोसिटी नापते हैं मीटर पर सेकंड में। तो सेकंड पहुंच जाएगा ऊपर, तो इसकी यूनिट बनेगी न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक मेरे पास में क्या आ गया, मैं रेडियस को नापते हैं मीटर में, स्पीड को नापते हैं मीटर पर सेकंड में, सेकंड पहुंच गया ऊपर, न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। अगर आपको इसकी डायमेंशन पता, अगर आपको इसकी यूनिट पता चल गई तो डायमेंशन तो आप निकाल ही लेंगे। तो भाई यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। अब डायमेंशन निकालो। न्यूटन के लिए होता है ml/t की पावर -2, सेकंड की होती है t, और मीटर स्क्वायर के लिए हो जाएगा l स्क्वायर। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो एक एल से एक एल कट जाएगा, तो ये एल ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का, ml की पावर -1, t की 2 माइनस की पावर 1 प्लस की, तो t की भी 1 माइनस की बचेगी। तो याद रखना कि जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इसमें -1 दो बार आता है। तो एक ही ऑप्शन में मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये आंसर हो गया, इसको डायरेक्ट याद कर लेना। सोल्व करने से पहले मुझे पता था, ये पीडीएफ मिलेगी इसकी आपको। देखो, अब आप एक बात समझना कि जब भी आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी श्यानता गुणांक का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे, तो आप ऑप्शन में झांक के देखना किस ऑप्शन में दो जगह -1 लिखा है, या -1 है, इसमें -1 नहीं है, ना इसमें है ना इसमें है, यानी एक ही ऑप्शन आंसर है। लेकिन अगर मान लो कि पेपर में दो ऑप्शन में -1 आ गया, तो अगर आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे श्यान बल का, विस्कस फोर्स का, कि जो विस्कस फोर्स होता है वो होता है 6 पाई ईटा आरवी, तो आप यहां से ईटा निकाल लेंगे, किसके बराबर होगा, विस्कस फोर्स अपॉन 6 पाई आरवी। अब यहाँ पे डायमेंशन आप निकाल सकते हैं इजीली। तो ये फॉर्मूला वैसे हम आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन अभी के लिए मैं चाह रहा हूं कि आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन भी जो आपको हमने पढ़ाया उनमें से इसकी भी नोट कर लेंगे। देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में एक तो कैपिटल जी की बताई थी मैंने, कैपिटल जी की डायमेंशन इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन भी बहुत ज्यादा आती है पेपर में। प्लांक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग का डायमेंशन सेम है, ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है। इम्पल्स और मोमेंटम, संवेग और आवेग का डायमेंशन सेम है, ये भी पेपर में आता है। तो जिन जिन के डायमेंशन सेम है वो वाले क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, और जो मैं बीच में बता रहा हूं कि जिनमें इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं वो भी ध्यान रखना, ठीक है। जितना मैं क्लास में बता दूंगा उससे बाहर नहीं आ सकता यूनिट और डायमेंशन में, इतना काफी रहेगा। ये करना, ये लिखा है बेटा यहाँ पे, ये कह रहा है इस क्वेश्चन में हमारे से कि निम्नलिखित में से किसका विमेय समान है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम डायमेंशन, किस किसके डायमेंशन सेम है। एक कह रहा प्रेशर की डेंसिटी, कह रहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, एक कह रहा इंपल्स मोमेंटम की, स्ट्रेस और स्ट्रेन की। तो आपको मैंने बताया था कि आवेग और संवेग दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं, इंपल्स और मोमेंटम के सेम होते हैं, ठीक है। तो आवेग और संवेग के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है। स्ट्रेस का जो है ना बेटा प्रतिबल, स्ट्रेस को हम प्रतिबल भी कहते हैं, स्ट्रेस का, प्रेशर का, और मैंने कहा था कि यंग मॉडुलस, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इन तीनों का सेम होता है। तो प्रेशर की डायमेंशन मैच करती है स्ट्रेस से, प्रतिबल से, और यंग मॉडुलस से, यंग प्रत्यास्थता गुणांक से, इन तीनों की सेम बनती है। ये क्वेश्चन सबका सही है, सपना, बसंत, श्याम, अमन, आशीष, पंकज कुमार, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा हमारा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। एक एक करो। स्ट्रेस को हिंदी बोलते हैं हम प्रतिबल, प्रतिबल ज्यादा अच्छा है। तनाव तो टेंशन के लिए यूज किया जाता है, तो गूगल ट्रांसलेशन की वजह से ये थोड़ा सा इसमें हिंदी में सही नहीं दिख रहा है, ये होता है। तो इसमें भी क्या लिखा है इसने कि फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द सेम यूनिट्स, किनकी इकाई समान होती है। तो आपको पता है भाई कि प्रेशर और जो स्ट्रेस है, दाब और प्रतिबल, इनके मात्रक भी सेम होते हैं और डायमेंशन भी, लेकिन फोर्स और वर्क के सेम नहीं है। इसे हम नापते हैं न्यूटन में, इसे हम नापते हैं जूल में, ये गलत है। और एक जूल न्यूटन मीटर के बराबर होता है, न्यूटन के बराबर नहीं होता। प्रेशर की जो मैच करती है वो स्ट्रेस से करती है, स्ट्रेन से नहीं करती, स्ट्रेन का तो कोई यूनिट होती ही नहीं है।
और इन सभी मैच नहीं करती, तो इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। ठीक है प्यारे लाल कुमार, क्वेश्चन का नंबर नहीं लिख रहे बेटा, कितनी बार बोलूं मैं एक ही बात। नीलू बाबू आप भी यही कर रहे हो, खाली ए लिख दे रहे हो, खाली सी लिख दे रहे हो। ये निखिल श्याम कुमार गुप्ता कितना अच्छा आंसर दे रहे हैं, शशांक कुमार, अंकिता सिंह, क्वेश्चन का नंबर साथ में लिख रहे हैं बच्चे, ये समझदार हैं, इन्हें बार बार नहीं बतानी पड़ रही है की बात। एक क्वेश्चन ये करना, ये करेंगे। एक जगह सर मेरे को कलर ब्लाइंडनेस से मैं रेलवे के मेडिकल में बाहर हो जाऊंगे जी, बिल्कुल बाहर हो जाओगे। वो देख लेना कि किस किस के लिए कलर ब्लाइंडनेस उन्हें नहीं चाहिए। तो जैसे एनटीपीसी में हो सकता है कि कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जहां पे कलर ब्लाइंडनेस वाला पंगा नहीं होगा, है ना, लेकिन रेलवे के आप स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते बिल्कुल भी, है ना। टेक्नीशियन ग्रेड वाले के भी लिए नहीं कर सकते। ग्रुप डी का मुझे पता नहीं, उसका मेडिकल स्टैंडर्ड देख लेना, उसमें भी शायद कलर ब्लाइंड नहीं कर पाएंगे, रेलवे में दिक्कत आएगी कलर ब्लाइंड लोगों को। कुछ पोस्ट तो ऐसी उनमें बिल्कुल भी नहीं चलेगा कलर ब्लाइंड। हो सकता है कि एनटीपीसी में जो क्लर्क वगैरह वाली जॉब है उसमें चल जाए 1%। ठीक, इसने कहा है कि यहां पे लिखा बेटा इंस्ट्रूमेंट अप्लायंसेज, और यहां पे लिखा है कि उन्हें मापने वाली क्वांटिटी। तो एमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, स्प्रिंग बैलेंस। देखो एमीटर का काम होता है बेटा करंट को मापना, धारा को, तो पी के साथ में आएगा 3 नंबर। तो पी के साथ में 3 केवल बी ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि बाकी आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये तो आपको पता ही है कि एमीटर जो है वो करंट को मापता है, धारा को। तो पी के साथ में 3 आया, बाकी किसी ऑप्शन में है ही नहीं, बाकी भी चेक कर लो। हाइग्रोमीटर जो होता है इसका काम होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता नापना कि वातावरण में नमी मॉइस्चर कम है कि ज्यादा है। बैरोमीटर का काम होता है प्रेशर को नापना, और स्प्रिंग बैलेंस नापता है वेट को। तो हमारे पास में ये कुछ इंस्ट्रूमेंट पूछे थे, उसने कौन क्या काम करता है, ये सबको सही है। संजय हो, बलराम हो, सीलू हो, रोबिन, बसंत, अंकिता, प्रभु राम मंडल, मंडा सॉरी, पंकज जी बिल्कुल ठीक है आपका भी। चलो अगले पे आते हैं। ये वाला करना है, ध्यान से करना, ये आसान लगेगा पर जल्दीबाजी में गलत करा देगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 29 का मैं आंसर देखूंगा सबका। क्वेश्चन नंबर 29 करो। क्वेश्चन नंबर 29 ट्राई करेंगे सभी। भाई रंजीत यादव क्या दिक्कत होगी भाई तुम्हें, क्यों परेशान हो तुम? मेरा रिप्लाई जी, क्या रिप्लाई करूं तुम्हारा? तुम मूर्खतापूर्ण बातें पूछ रहे हो, मैंने क्लास नहीं लिया है तो क्या ये क्लास कर सकते हैं क्या? तुम्हें 15-20 मिनट में पता नहीं चला क्या ये बात ही है, ये तुम मेरे से पूछ रहे हो बार बार एक ही लाइन। मतलब यार भगवान जब आईक्यू बांट रहे थे तो लाइन में पीछे खड़े थे, कह रहा जी मैं क्लास कर सकता हूं क्या, मैंने पीछे क्लास नहीं की। तो तुम्हें खुद समझ में नहीं आया, 15-20 मिनट आपको हो गए क्लास देखते हुए कि भैया एक शब्द समझ में नहीं आ रहा, पीछे क्लास करनी पड़ेगी। ये क्लास कैसे आ जाएगी डायरेक्ट अपने दिमाग में? जब पीछे क्लास नहीं करोगे क्या पीछे वाली अपना ऑटोमेटिकली दिमाग में उड़ के आ जाएंगी? तो ऐसे मूर्खतापूर्ण हरकतें नहीं करनी क्लास में। देखो इसे लिखा है यहाँ पे कि डायमेंशन ऑफ इंपल्स इज सेम एज, आवेग की विमक किसके समान है। जो बच्चे इसका डी लिखेंगे उनका हो जाएगा गलत। बेटा इंपल्स जो है ना आवेग, इसकी डायमेंशन मोमेंटम के डायमेंशन से मैच करती है। यहाँ पे खाली लीनियर मोमेंटम नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब पता क्या है? तो मोमेंटम को लिखते हैं पी से, चेंज का मतलब होता है परिवर्तन का डेल्टा, और ये रेट का मतलब मैंने बताया था कि टाइम से डिवाइड करना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रेखे संवेग परिवर्तन की दर, दर का मतलब टाइम से भाग करना। तो ये तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला बन गया। तो क्या आवेग की डायमेंशन बल के डायमेंशन से मैच करती है? क्या इंपल्स की डायमेंशन फोर्स से मैच करती है? नहीं। अगर वो लिखता कि आवेग की डायमेंशन किससे मैच करती है तो मैं लीनियर मोमेंटम अगर लिखा होता तो मेरा आंसर ठीक होता। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम नहीं लिखा, इसलिए लिखा कि रेखीय संवेग परिवर्तन की दर, यानी रेखीय संवेग परिवर्तन की दर तो न्यूटन के सेकंड लॉ से फोर्स है ये तो गलत हो गया। अब इसमें आपको चेक करना पड़ेगा सबका। पहले देखो कि इंपल्स जो है इसकी डायमेंशन होती है मोमेंटम वाली डायमेंशन, और इसकी डायमेंशन जो आती है इंपल्स की, इसकी मैंने आपको डायमेंशन लिखवाई थी
इसकी डायमेंशन क्या बनती है, एम एल टी की पावर -1। इंपल्स की होती है वही जो मोमेंटम की है, लेकिन यहाँ मोमेंटम तो लिखा नहीं है। अब सब में चेक करो किसके डायमेंशन एम एल टी की पावर -1 आएगी। तो पहले हम देखते हैं प्रेशर इंटू टाइम। तो प्रेशर इंटू टाइम, तो प्रेशर जो होता है इसे हम नापते हैं वाट में। तो वाट तो साइंटिस्ट का नाम है, तो पावर का इसका सॉरी तो प्रेशर है, प्रेशर को नापते हैं पास्कल में। तो प्रेशर जो है तो पास्कल में नापते हैं। मुझे लगा कि पावर लिखा है, प्रेशर लिखा है। तो प्रेशर को हम नापते हैं किसमें, पास्कल में। पास्कल है साइंटिस्ट का नाम। तो एक इसे हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये लिखा है टी। अब सोल्व करना इसे। फोर्स के लिए हमने डायरेक्ट याद कर रखी है एम एल टी की पावर -2, एरिया को लिखते हैं हम एल स्क्वायर से, टाइम की होती है टी। अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो एक एल से एक एल कट जाएगा, ये बनेगा एम एल की पावर -1 और टी की पावर -1। तो ये तो मेरा आंसर नहीं बना। ये तो पता है किसकी डायमेंशन बन गई, प्रेशर इंटू टाइम। ये डायमेंशन सेम वैसे बनेगी जैसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बनी थी, श्यानता गुणांक की। ये तो आंसर नहीं है। इंपल्स की जो है वो एंगुलर मोमेंटम वाली से भी मैच नहीं करेगी। एंगुलर मोमेंटम की मैच करती है प्लांक कांस्टेंट है। इसका आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं कि सी है क्या इसका, वर्क अपॉन वेलोसिटी। वर्क को हम नापते हैं जूल में, वेलोसिटी को नापते हैं मीटर पर सेकंड में। सेकंड पहुंच जाएगा ऊपर। तो जूल के लिए मैंने कहा था कि डायरेक्ट याद रखो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, सेकंड की होती है टी, मीटर के लिए एल। एक एल से एक एल कट गया, एक टी प्लस का एक माइनस का, तो क्या बनेगा ये एम एल टी की पावर -1 बचेगा। और वही वहां पर लिखा है इंपल्स की भी एम एल टी की पावर -1। तो सी वालों का सही है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दे रखा है हमें, ठीक है। तो हमारे पास में उसने कहा कि आपको डायमेंशन बतानी इंपल्स की आवेग की। तो मैंने कहा था कि आवेग की जो डायमेंशन है वो संवेग की डायमेंशन से तो मैच करती है, लेकिन संवेग परिवर्तन की दर से मैच नहीं करेगी। क्योंकि संवेग परिवर्तन की जो दर है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है, वो तो फोर्स बल होता है, तो बल से तो मैच नहीं करती इसकी। फिर मैंने क्या किया कि लिखा है प्रेशर इंटू टाइम, दाब इंटू समय। तो प्रेशर दाब का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा, क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। टाइम को लिखते हैं हम टी से। तो फोर्स की डायमेंशन हमें पता है, एरिया की हमें पता है, मीटर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर आ गया, टाइम के लिए टी आ गया। ये पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर रखा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं ये। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पीछे का जरूर देख लेना एक बार क्लास। एक ये बताओ, ये कह रहे कि निम्नलिखित में से किस पेयर, किस युग्म की विमाएं समान है। एक लिख रहा फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी, बल और स्थितिज ऊर्जा। एक लिख रहा वर्क एंड टॉर्क, बल और वर्क एंड टॉर्क, कार्य और बलाघूर्ण। ये बल आघूर्ण है, ये बल आघूर्ण। तो याद करो, मैंने आपको बताया था कि डायमेंशन मैच करती है वर्क की, टॉर्क की, एनर्जी। इन तीनों की डायमेंशन सेम होती है। जो डायमेंशन वर्क की है वही टॉर्क की भी होती है, बलाघूर्ण की भी, वही एनर्जी की भी होती है। तो एनर्जी की डायमेंशन पावर से मैच नहीं करती, एनर्जी की मैच करती है वर्क या टॉर्क से, टॉर्क की मैच करती है वर्क या एनर्जी से। तो इसका हमारा आंसर बनेगा बी ऑप्शन। जो सेम जिनकी मैच करती है वो मैंने क्लास में लिखवा रखा है। एक आपको मैंने बताई थी मैच करती है इंपल्स की मोमेंटम से, एक मैंने आपको बताई थी कि एंगुलर मोमेंटम की मैच करती है प्लांक कांस्टेंट से, कोणीय संवेग की करती है प्लांक नियतांक से। एक बताया था कि वर्क एनर्जी टॉर्क की आपस में मैच करती है। जो जो मैच करती हैं वो क्लास में लिखवा रखे हैं आपको स्पेशली। अब वो आपने कितने बढ़िया से पढ़े हैं भाई, वो आपकी जिम्मेदारी, हमारी नहीं है। वो हमारा काम है पढ़ाने का, ईमानदारी से अधिक क्वेश्चन आपको कराने का, कि उससे बाहर ना आए। और आप ये हिंदी में बता दो, इंग्लिश में बता दो, ये कर दो, वो कर दो, इन्हीं चक्करों में रहोगे तो फिर क्या ही कर सकते हैं हम। ये लिखो, इसने कहा हमारे से क्वेश्चन नंबर 35 ये करना। बसंत, बलराम, संजय, रोबिन, रंजीत यादव, श्री बरखने, कुछ हमें अलग अलग आंसर दे रहे हैं। ज्यादातर के अब ठीक आंसर आने लगे हैं क्योंकि बच्चे कम आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने अच्छे से पहले पढ़ानी है जो बाकी आंसर नहीं दे रहे, या ये आंसर देने से बचना चाह रहे हैं। तो गलतफहमी में है कि इससे कुछ फायदा होगा। कह रहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिराइव्ड यूनिट, निम्नलिखित में से कौन से व्युत्पन्न इकाई नहीं है। बेटा डिराइव्ड यूनिट नहीं है, इसका मतलब पता क्या है, वो एक्चुअल में आपसे कहना चाह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सी ऐसी है जो फंडामेंटल है, जो मूलभूत है, जो
किसी और से डिराइव नहीं होगी। तो ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सी डिराइव नहीं है, व्युत्पन्न नहीं है, यानी कि मूलभूत भौतिक राशि, फंडामेंटल बताओ। तो मैंने 7 फंडामेंटल बताई थी आपको, उसमें फ्रीक्वेंसी तो नहीं बताया था, ना प्लांक कांस्टेंट, ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वहां मैंने बताया था आपको करंट बताया था, करंट, टेम्परेचर, लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, 7 बताई थी, उसमें करंट भी थी। तो पंकज कुमार जी ने इसका आंसर बताया है ए, गलत हो गया इनका। अमन कुमार ने सी बताया, गलत है। प्रभाकर चौधरी का ठीक आंसर है इसका। निखिल का सही है। श्याम कुमार गुप्ता का सही है। अभिषेक राजभर का गलत है। बेटा देखो, कह रहा कि इनमें से कौन सी ऐसी है जो डिराइव्ड नहीं है, जो किसी और से डिराइव नहीं होगी, फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल में आपको जो 7 लिखवाई थी, उनमें से एक वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट भी लिखवाया था, और 7 के अलावा जो बाकी हैं वो सब डिराइव्ड हैं। जैसे स्पीड है, तो स्पीड क्या होती है, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो सब डिराइव कर रहे हैं कि दूरी बटे समय को मैं स्पीड कहूंगा। फोर्स है, मास इंटू एक्सेलरेशन, कि द्रव्यमान में एक्सेलरेशन की मल्टीप्लाई होगी, उसे मैं फोर्स कहूंगा। पावर, वर्क अपॉन टाइम, कार्य करने की दर, वो बाकी सारी डिराइव हैं। ये फंडामेंटल है, इसकी जरूरत नहीं है आपको, एक ही करो। कह रहा है कि ए में लिखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर। एक लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग परिवर्तन की दर। एक लिखा है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर। एक लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर। उधर लिखा है त्वरण शक्ति बल, बल आघूर्ण। ये बल आगुण नहीं है, बल आघूर्ण है। ये करेंगे। करो भाई। आंसर बड़ा फाइन। इसने कहा बेटा यहाँ पे देखना, आपको क्या क्या पता है इसमें, ये तो आपको एकदम नजर में पता चली गया होगा। रेखीय संवेग परिवर्तन की दर, अभी हमने क्लास में जिक्र किया। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम को लिखते हैं पी से, रेट के लिए लिखते मोमेंटम को, संवेग को लिखते हैं पी से, परिवर्तन के लिए लिखते हैं डेल्टा, और दर का मतलब टाइम से भाग करना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग परिवर्तन की दर होती है फोर्स, यानी कि बी के साथ में आएगा 3, तो बी के साथ में 3 यहाँ पे आ रहा है, बी के साथ में 2 आ रहा है, यहाँ बी के साथ में 1 आ रहा है, यहाँ बी के साथ में 4 आ रहा है, यानी कि केवल ऑप्शन नंबर 1 सही है, बाकी भी चेक कर लो। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर, तो आप कितना तेजी से कार्य कर रहे हैं, तो कार्य करने की दर को मैंने कहा था कि पावर कहते हैं, तो यानी कि सी के साथ में आएगा 2, तो सी के साथ में 2 ही आ रहा है। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि रेट के वेलोसिटी के लिए लिखते हैं वी, परिवर्तन के लिए लिखते हैं, चेंज के लिए लिखते हैं डेल्टा, और रेट का टाइम से भाग करना। तो वेग परिवर्तन की दर होती है एक्सेलरेशन, त्वरण, तो वेग परिवर्तन की दर होती है एक्सेलरेशन, तो यानी कि डी के साथ में आएगा 1। बेटा ये लिखा है, आप देखो, जैसे रेखीय संवेग में जो परिवर्तन होता है वो तो फोर्स बनता है, रेखीय संवेग में जो परिवर्तन है फोर्स बनेगा, लेकिन जो एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज होता है, एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज होता है, अगर मोमेंट रेखीय संवेग में परिवर्तन हो फोर्स बना, तो एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज होगा वो बनता है टॉर्क, बल आघूर्ण, तो यानी कि ए के साथ बनेगा 4, यानी कि हमारे पास में ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका।
यानी आपको जब आपके पास ऐसे मैच करने वाले आए ना, अगर आपको एक दो के बारे में भी जानकारी है तो उससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। भैया डेफिनेशन मैंने आपको डायरेक्ट लिखवाई थी कि कार्य करने की जो दर होती है, किसी वस्तु की कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाएगी, पावर हो गया। मैंने ये भी लिखवा रखा कि वेग परिवर्तन की दर, की वेग कितना तेजी से बदल रहा है, वेग परिवर्तन की दर एक्सेलरेशन होता है, ये भी आपको पता है। आपको ये पता है कि संवेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये क्या होता है, ये फोर्स के बराबर है। तो अगर आपको चार में से एक दो भी पता होंगे तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर लीनियर मोमेंटम में चेंज है तो बल बनेगा, लेकिन अगर कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर पूछेगा तो वो बल आघूर्ण बनेगा। तो ये आपको हल्का ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, मैं बता रहा हूं जो क्लास में पढ़ा रहा हूं इन्हीं क्वेश्चन को करना। आपको जो क्लास में पढ़ा जा रहा है वो क्वेश्चन कर लो, और साथ में जो आपको थ्योरी पढ़ाई गई वो, उससे बाहर आपको किसी भी पेपर के लिए कुछ नहीं पढ़ना। अगर आपने क्लास के लेवल को मैच कर लिया, बात बन जाएगी। कह रहा है कि ए नैनोमीटर इज इक्वल टू, एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है, ये मैं चाहूंगा कि आप सभी करें, और जल्दीबाजी में गलत बिल्कुल ना करें। करो ये। कह रहा है कि एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है। अब यहाँ पे देखना, जैसे आपने नैनोमीटर दिखा, आपने डी पर टिक लगा दिया। बेटा एक नैनोमीटर जो आपने पढ़ा है ना, वो 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है। यहाँ पे मीटर नहीं, सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में लिखे हैं। टीचर चाह रहा है कि आप डी पर टिक लगा दें। ये क्लास में बसंत, रोबिन, अमन, दिनेश, निखिल, लाइन से सबका गलत है। ये मुकेश, रमा, अंजू, सीलू, सबका गलत, एक का भी ठीक नहीं है। एक बीच में बच्चे का ठीक है, किसी का, शशांक कुमार का। मेरे बताने के बाद हिंट आप समझ गए। बेटा मैं बताना सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर -7 सेंटीमीटर बनेगा ये। तो कई बार पेपर में ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन आपको निहायत ही आसान लगता है देखने में, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन जब गलत होते ना, सिली मिस्टेक की वजह से, अरे यार ये सेंटीमीटर में पूछ रखा है, मीटर में पूछा था, तो बड़ा दुख होता है, जिसके बारे में पता और तब भी गलत करके आ जाए हम, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपको दिख गया होगा, बी। एक क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज यूज टू मेजर, प्रकाश वर्ष को मापने के लिए यूज किया जाता है। देखो यहां पे लिखा प्रकाश वर्ष, तो अगर बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है ना, उसमें लिखता है वो पेपर में कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, किसकी यूनिट है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पेपर में कि प्रकाश वर्ष में वर्ष देख के सोचते हैं कि टाइम के लिए होता होगा, नहीं। सबसे पहले ध्यान रखना कि प्रकाश वर्ष दूरी नापने काम आता है। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि प्रकाश, लाइट एक साल में जितनी दूरी तय करेगा, तो लाइट के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। अगर मैं यहाँ पे लिख देता लाइट मंथ, यानी कि लाइट एक महीने में कितनी दूरी तय करेगी, लाइट मिनट, लाइट एक मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, लाइट सेकंड, लाइट एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो लाइट ईयर का मतलब होता है प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी। तो यहाँ पे लिखेंगे, लाइट ईयर में लिखेंगे द टोटल डिस्टेंस, the total distance traveled by light in vacuum in one complete year, in one complete year। हिंदी में लिखेंगे, प्रकाश वर्ष में लिखेंगे प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी। तो बेटा प्रकाश निर्वात में, वैक्यूम में एक साल में जितनी दूरी तय करेगा वो प्रकाश वर्ष कहलाएगा। तो प्रकाश वर्ष जो होता है बहुत
बड़ी दूरी होता है। अगर मैं एक लाइट ईयर को लिखूं यहाँ पे किलोमीटर के या मीटर के हिसाब से, तो आपको पता है कि एक लाइट ईयर पता कितना होता है? 9.4607 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। ये बहुत बड़ी दूरी है ये। यानी कि आप इसे कह सकते हैं, अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो 9.4607 गुणा 10 की पावर 15। ये लगभग क्या कह सकते हैं, 9.46 को आप 10 लिख सकते हो, ये लिखा 10 की पावर 15, यानी कि मोटा मोटी 10 की पावर 16 मीटर। तो बहुत लंबी दूरी है ये दूरी जो होती है तारों के बीच की दूरी नापने काम आती है कि ये तारा और ये तारा, इनके बीच की दूरी है 5 लाइट ईयर, यानी कि लाइट को भी 5 साल लगेंगे यहाँ से वहां तक जाने में। आप कई बार सुनते होंगे साइंस की जब बात होती है कि हमने एक ग्रह ढूंढ लिया, एक प्लेनेट ढूंढा जो धरती के जैसा है, लेकिन वो यहाँ से 40 लाइट ईयर दूर है। यानी इसका मतलब है कि वो इतने दूर है वो प्लेनेट कि लाइट को भी वहां तक जाने में 40 साल लगेंगे। तो 40 साल लगेंगे लाइट को भी वहां तक जाने में, तो हमने उसकी खोज कर ली है। तो 40 लाइट ईयर का लोगे कि लाइट को भी 40 जाने में 40 साल लग जाएं, तो बहुत लंबी दूरी हो गई। और लाइट तो बहुत तेज चलती है, तो लाइट को भी 40 साल लग रहे हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन और था कुछ इससे जुड़ा हुआ सा। अच्छा, क्या कर रहा, ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशन ऑफ। प्लांक नियतांक की विमा और जड़ तो आघूर्ण की विमा, ये जड़ तो लिखा है, और जड़ तो आघूर्ण की विमा का अनुपात क्या होगा। यानी कि कह रहा है कि प्लांक